नमस्कार, ज्ञान समग्र चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के मशहूर गजलकार दुष्यंत कुमार की रचना कहाँ तो तैं था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यह कविता कक्षा 11वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। इस कविता की पूरी पृष्ठभूमि, इसकी व्याख्या, इसका शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, ये सब कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढ करके एक कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल क्विक रिमाइंडर के लिए इस कविता का संक्षिप्त भावार्थ देखेंगे और इस कविता के सभी प्रश्न उत्तर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कविता का संक्षिप्त भावार्थ और पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। कहाँ तो तैं था चिरागा हर एक घर के लिए, दुष्यंत कुमार की यह गजल राजनीति और समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसे बदलने और एक नए विकल्प की तलाश की छटपटाहट को व्यक्त करती है। आज़ादी के लिए दिखाए गए सपनों का संदर्भ ग्रहण करते हुए कवि कहता है, कहाँ तो प्रत्येक घर में ढेरों खुशियों के ख्वाब दिखाए गए थे, पर आज पूरे शहर में एक खुशी भी नजर नहीं आती है। अब तो पेड़ों की छांव में भी धूप लग रही है, अर्थात जिससे भले की उम्मीद थी वही शासन सत्ता अब दुख दे रही है। इस पीड़ा और निराशा ने लोगों में पलायन वृत्ति पैदा कर दी है। लोगों की यह मानसिकता इस स्थिति के बदलाव में और अधिक बाधक बन गई है। ऐसे लोग मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में भी किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। ऐसे यथास्थितिवादी लोग ईश्वर को भी एक हसीन कल्पना मानकर ही संतुष्ट हो लेते हैं, उसकी खोज नहीं करते। ऐसे लोग यह मान लेते हैं कि शासन सत्ता पत्थर की लकीर है जिसमें बदलाव नहीं हो सकता, परंतु कवि बदलाव के प्रति आशान्वित है और इसके लिए अपनी आवाज में असर पैदा करने के लिए बेचैन है। यद्यपि शासन सत्ता ऐसी है कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश कर दे, अतः कवि फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। कवि की इच्छा है कि वह जिए तो अपने ख्वाबों के खुशहाल भारत में, अन्यथा इससे बाहर इस वतन की खुशहाली के लिए कोशिश करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पाठ का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? तो गजल की अंतिम पंक्ति में या अंतिम शेर में कवि ने गुलमोहर शब्द का प्रयोग किया है और ये इच्छा व्यक्त करता है कि अगर हम जिंदा रहें तो गुलमोहर के तले जिंदा रहें और अगर हमारी मृत्यु हो तो इसी गुलमोहर के लिए मृत्यु हो। तो यहाँ गुलमोहर से क्या अर्थ है, इसी को आपको समझाना है। तो आइए देखिए यहाँ गुलमोहर का क्या अर्थ कवि ने व्यक्त किया है। अंतिम शेर में गुलमोहर का शाब्दिक अर्थ तो एक खास फूलदार वृक्ष है, पर सांकेतिक अर्थ बड़ा मार्मिक है। इस शेर में कवि दुष्यंत कुमार ने गुलमोहर के माध्यम से एक खुशहाल भारत की कल्पना की है, जहां सभी के हिस्से में खुशहाली हो। ठीक वैसा ही भारत जिसके ख्वाब आज़ादी के समय दिखाए गए थे। कवि ऐसे ही भारत में जीना और ऐसे ही भारत के लिए मरना चाहता है। अगला प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो पहली ही पंक्ति है, कहाँ तो तैं था चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा जो है वो बहुवचन शब्द है और चिराग एक वचन शब्द है। उर्दू का शब्द है तो चिरागा बहुवचन में प्रयोग करते हैं और चिराग एक वचन में। तो जब एक घर की बात कर रहा है तो वहां चिरागा कह रहा है और पूरे शहर की बात कर रहा है कवि तो वहां चिराग की बात कर रहा है। इससे कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि जहां हर एक घर के लिए ढेर सारे चिराग यानी ढेर सारी खुशियां मुकर्रर की गई थी, तय की गई थी, लेकिन वहीं आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि पूरे शहर को मिला करके भी एक चिराग नसीब नहीं हो रहा है, एक खुशी नसीब नहीं हो रही है। तो जो सपने दिखाए गए थे आज़ादी के पहले या आज़ादी के समय, वो ठीक उल्टी हो गई, उसके ठीक उल्टी परिस्थितियां आज हैं।
इसी को दिखाने के लिए कवि ने चिराग और चिरागा इन दो प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिरागा का प्रयोग हुआ है, जो ढेर सारी खुशियों का प्रतीक है। दूसरी बार यह एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। इसमें इसका अर्थ है सीमित खुशहाली से। कवि कहना चाहता है कि जहां पहले हर घर के लिए ढेर सारी खुशियों की कल्पना की गई थी, वहीं आज पूरे शहर के लिए खुशी की एक किरण भी नहीं है। इस तरह कवि ने इस प्रयोग से कल्पना और यथार्थ के अंतर को स्पष्ट किया है। जहां पहले ढेर सारी खुशियों की कल्पना के वायदे किए गए थे, वहीं आज यथार्थ में देखा जाए तो खुशी की एक किरण भी कहीं नजर नहीं आ रही है। अगला प्रश्न है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहां दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? आप गजल के तीसरे शेर को याद करें। उसमें कहा गया है कि न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यानी कवि ऐसे लोगों पर एक तरह से व्यंग करता है, कटाक्ष करता है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो कमीज न होने पे अपने पैरों को मोड़ कर ही अपना पेट ढक लेते हैं। अर्थात अगर मूलभूत जरूरतें उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, तब भी वो अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं हैं, अपने हक के लिए लड़ते नहीं हैं, और जिस किसी तरह से जो कुछ भी है उसी में गुजारा कर लेते हैं। ऐसे लोग ही बदलाव नहीं होने देते हैं, बदलाव में बाधक बनते हैं, क्योंकि ये बदलाव के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं। तो जैसा सफर चल रहा है, जैसी स्थितियां चल रही हैं, उसी तरह से चलने देते हैं। तो इसी तरह के लोगों पर यह तरह से कटाक्ष किया गया है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यहां उन लोगों की ओर इशारा किया गया है जो मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में उसे पाने के लिए संघर्ष नहीं करते, अपने अधिकारों के लिए कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे अपनी नियति समझकर हालात से समझौता कर लेते हैं। ऐसे लोग वास्तव में बदलाव के लिए बाधक बनते हैं। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इन पंक्तियों का आशय आपको स्पष्ट करना है। यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कवि ने की है। सत्ता या शासन सत्ता कभी नहीं चाहती है कि लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएं, और जब भी कोई आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ या शासन के खिलाफ, तो शासन हमेशा प्रयास करता है कि उसकी आवाज को दबा दिया जाए, क्योंकि जो भी सत्ता के शिखर पर बैठा है, सत्ता पर बैठा है, वो कभी हटना नहीं चाहता है और अपने खिलाफ कोई आवाज पसंद नहीं करता है। यही कारण है कि जब भी सामाजिक बदलाव के लिए शासन के विरुद्ध अगर आवाज उठानी है, तो बहुत फूंक फूंक कर आवाज उठानी पड़ती है, बहुत संभल करके अपनी बात कहनी पड़ती है। ये चाहे अंग्रेजों का जमाना हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे यहाँ तक कि वर्तमान शासन की व्यवस्था हो, कवि शायर हमेशा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। सरकार की निरंकुशता और सरकार जो कुछ गलत करती है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन उन्हें संभल करके अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है, नहीं तो कई बार सरकार के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। तो ये जो तमाम सारे भाव हैं, इन भावों को समेट करके आपको लिखना है और ये बताना है कि कोई भी व्यक्ति, कवि या शायर अगर शासन के विरुद्ध या शासन सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाना चाहता है, तो उसे फूंक फूंक करके या सतर्कता पूर्वक कदम उठाना पड़ता है। इसमें कवि, शायरों और शासक के संबंधों के बारे में बताया गया है। शायर सत्ता की निरंकुशता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में शायर को सावधानी से अपनी बात कहनी पड़ती है। तो इस तरह से आपने इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।